कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, बोले तो संकरण है। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में ये लेक्चर नंबर 2 है, इसका मतलब लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा तो आप जाकर के देख करके आइए, क्योंकि वो बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। वहां पे हमने काफी सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो इससे रिलेट करते हुई हैं। आज के सेशन में हम पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। यहाँ पे सीखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, नॉर्मल ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ आज के सेशन में मैं ये भी सीखूंगा किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने से किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है, आज के सेशन पे हम बिंदास तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। भाई एटम के इनसाइड में क्या होगा, एटम के इनसाइड में होगा हमारे पास ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं बात करता हूं ऑर्बिटल के बारे में, प्रीवियस लेक्चर में हुआ है ऑर्बिटल के बारे में बेहतरीन रूप से इंट्रोडक्शन, तो आप वहां पे जाकर के देख लीजिएगा। अगर मैं ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं कि कोई भी ऑर्बिटल स्टेबल कब होगा, स्थायी कब होगा, तो जब वो ऑर्बिटल 100% इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे बात आती है कोई भी ऑर्बिटल को हम लोगों ने सीखा था कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे और स्क्वायर ब्रैकेट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज और एक क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब ये ऑर्बिटल 100% इलेक्ट्रॉनों से फिल्ड होगा तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, अस्थायी होगा। और ऑर्बिटल स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये क्या करता है, ऑर्बिटल। जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एफ में कितना होना चाहिए, 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए सपोज कीजिए किसी ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये स्टेबल है, तो ये स्टेबल नहीं है। और मान लेते हैं अगर ये स्टेबल नहीं है तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए किसी दूसरे एटम के अदर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, कंपैरिजन कर लेगा, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाएगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। क्या कर लेगा, एक दूसरे से मेरे भाई यहाँ पे क्या करेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। जब ये एक दूसरे से ओवरलैप करेगा तो ये क्या करेगा, एक सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे, इस सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। और ओवरलैपिंग करके जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक ऐसा ऑर्बिटल बनेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ज्यादा अस्थायी हो जाएगा। इट मींस क्या है, जो अनस्टेबल कह सकते हो, अनस्टेबल ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग करके एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। और इस नए ऑर्बिटल को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको नाम बोलेंगे क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, या इसी को क्या बोलेंगे, संकरित ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संकरित ऑर्बिटल बोलेंगे। अब ये दोनों कैसा है, ये हमारा नॉर्मल ऑर्बिटल था, ये हमारा कैसा है, नॉर्मल ऑर्बिटल है एटम का, और ये हमारा क्या हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। अगर इन दोनों में अगर मैं बात करूं, दोनों में सबसे ज्यादा अस्थायी क्या थी, ये क्या अस्थायी था, क्या ये स्थायी था, दोनों अस्थायी थे क्योंकि 100% इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्ड नहीं थे, अनस्टेबल था। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये दोनों ने आपस में क्या कर लिया, ओवरलैपिंग कर लिया। ओवरलैपिंग बोले तो अतिव्यापन कर लिया। क्या कर लिया, अतिव्यापन कर लिया। बोले अतिव्यापन ना समझ में आए तो आप ये समझ लीजिए एक दूसरे से क्या हो गया, जुड़ गया, और जुड़ करके एक नया ऑर्बिटल बनाया लगभग समान ऊर्जा का। किसका, लगभग समान ऊर्जा का एक नया ऑर्बिटल बनाया। इसी नए ऑर्बिटल को आप क्या बोलोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलोगे। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर नॉर्मल ऑर्बिटल के साथ कंपेयर किया जाए तो क्या डिफरेंस आपके समझ में आ रहा होगा, आपके समझ में ये बातें आ रही होंगी कि सर हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक। इसका मतलब ये 100% क्या हो गया, फिल्ड हो गया। इट मींस ये ऑर्बिटल ज्यादा स्थायी हो गया एज कंपेयर टू दिस ऑर्बिटल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी के बारे में, तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आप क्या लिख सकते हो, स्थायित्व का क्रम क्या होगा कि हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल ऑर्बिटल। नॉर्मल ऑर्बिटल के कंपैरिजन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, अस्थायी। मेरी बातें यहाँ तक आप लोग समझ पाए। मेरे कहने का मीन्स क्या है कि भाई ऑर्बिटल जब अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, तो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, और उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो ऑर्बिटल क्या करेगा, किसी दूसरे ऑर्बिटल से क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ करके लगभग सिमिलर एनर्जी का एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म कर लेगा। और इस न्यू ऑर्बिटल को आप क्या बोलोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलोगे। जैसे हम लोग नए किसी मान लो इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वहां पे हमारा कोई मित्र नहीं होता, लेकिन
हम दोस्ती कर लेते हैं, एक ऐसे इंसान से दोस्ती करते हैं, मान लेते हैं पढ़ने वाला लड़का सदैव पढ़ने वाले के साथ दोस्ती करता है, और जो थोड़ा बदमाश टाइप के बच्चे होते हैं हमेशा बदमाश के साथ ही दोस्ती कर लेते हैं। तो वहां पे जिस लेवल का नेचर का ऑर्बिटल होता है उसी लेवल के ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। ओवरलैपिंग करने के बाद एक नया ऑर्बिटल बन जाएगा जो कि क्या कहलाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। और इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मोस्ट स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल ऑर्बिटल। मेरी बात तो समझ पाए। तो यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिड को डिफाइन करना चाहूँ, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, तो मैं कह सकता हूँ हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, ऐसे लिख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक क्या है, एक प्रोसेस है। हाइब्रिडाइजेशन एक क्या है, प्रोसेस है जिसमें टू, यहाँ पे दो ऑर्बिटल है, टू आर, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू आर मोर देन टू ऑर्बिटल, टू आर मोर देन टू ऑर्बिटल, ठीक है ना, टू आर मोर देन टू ऑर्बिटल। लेकिन कंडीशन क्या है, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होगी, सारे ऑर्बिटल की एनर्जी जो होगी वो एनर्जी आपस में क्या होगी, सिमिलर। इनकी एनर्जी क्या होगी, सिमिलर होगी। हमने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी फेनोमिना है जिसमें टू आर मोर देन टू ऑर्बिटल, दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, सिमिलर एनर्जी की। कंडीशन क्या है कि सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल होना चाहिए, आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग करके एक न्यू ऑर्बिटल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, न्यू ऑर्बिटल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, और इसी न्यू ऑर्बिटल को क्या कहोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहोगे। मेरी बात समझ आए। मैंने क्या कहा कि हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है, हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी का लेवल सिमिलर है, समान है, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, जुड़ते हैं, और ओवरलैपिंग करके एक न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं। इस न्यू ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म करने की जो फेनोमिना है, प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। मेरी बात समझ पाए। अब मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि एटम हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट क्यों करता है, भाई हाइब्रिडाइजेशन होने का कारण क्या है। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल अगर अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक दूसरे से क्या कर लेता है, ओवरलैपिंग कर लेता है। तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एटम्स एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग करके एक न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, लगभग समान ऊर्जा, जितनी ऊर्जा इसकी इस ऑर्बिटल की होगी उतनी ऊर्जा इस ऑर्बिटल की होगी, लगभग सिमिलर एनर्जी के क्या करेंगे, सिमिलर एनर्जी का न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, जिस न्यू ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। और इस फेनोमिना को आप क्या बोलोगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे। अर्थात यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं कि मिक्सिंग होता है, दो या दो से अधिक ऑर्बिटलों की मिक्सिंग या ओवरलैपिंग से न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होता है, जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करने की फेनोमिना क्या कहलाएगी, हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। जैसे अगर मान लो मेरे पास s का एक ऑर्बिटल है और एक p के ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, तो यहाँ कितने ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp। क्या बनेगा, sp बनेगा। इसी तरीके अगर s का एक ऑर्बिटल p के टू ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इसी तरीके s का वन ऑर्बिटल अगर p के थ्री ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, कि s का एक ऑर्बिटल p के थ्री ऑर्बिटल और d के वन ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। इसी तरीके से अगर s का एक ऑर्बिटल p के थ्री ऑर्बिटल d के टू ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d2। क्लियर है मेरी बातें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे थे, दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे थे, s का एक और p का एक, s का एक और p का एक। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp। अगर s का एक p का दो तो कितने ऑर्बिटल इसमें फॉर्म करेंगे, तीन ऑर्बिटल, sp3। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो sp3 हो जाएगा, जब s का एक p का तीन, यहाँ पे s का एक p का तीन, d का एक, sp3d, s का एक p का तीन, d का दो, sp3d2। मेरी बात तो समझ पाए। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कोई भी एटम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक दूसरे से क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। लेकिन ओवरलैपिंग होने की कंडीशन क्या है कि ऑर्बिटल की जो एनर्जी का लेवल है या तो आपस में इक्वल हो या तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो, इक्वल हो। और जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे तो एक न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी नॉर्मल ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी से ज्यादा होती है। तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म करने की जो फेनोमिना है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं।
क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। मेरी बातें यहां तक आप लोग समझ पाए? हाँ सर, एकदम 100% क्लियर। आइए डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना चाहूं तो डिफाइन कैसे करूंगा? मैं इसकी डिफिनेशन लिखता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पे डिफिनेशन इसकी लिखना शुरू करता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? हाइब्रिडाइजेशन एक फेनोमिना है जिसमें टू आर मोर देन टू ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं? एक न्यू ऑर्बिटल, जिसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सभी क्या थे? ये सभी हमारे नॉर्मल ऑर्बिटल थे। कैसे थे? नॉर्मल ऑर्बिटल। और ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया मेरे भाई? ये मेरे लिए हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये मेरे लिए कौन सा ऑर्बिटल कहना है? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहना है। मेरी बातें क्लियर है? हाँ सर, 100% क्लियर है। अर्थात अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करना चाहूं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, तो आप लिख सकते हैं मिक्सिंग ऑफ टू आर मोर देन टू ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी लेवल और approximately energy level overlap to each other they form approximately similar energy level new orbital that is called hybrid orbital मैंने क्या कहा? मिक्सिंग ऑफ टू आर मोर देन टू ऑर्बिटल, दो या दो से अधिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग के द्वारा। लेकिन मिक्सिंग कब होगी? जब सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। और जब ये ओवरलैप करेंगे तो दे फॉर्म लगभग अप्रोक्सीमेटली सिमिलर एनर्जी का न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। और इस न्यू ऑर्बिटल को आप क्या बोलोगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलोगे। एंड दिस फेनोमिना एंड प्रोसेस कह सकते हो या फेनोमिना कह सकते हो, प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे। मतलब दो या दो से अधिक लगभग ऊर्जा के समान ऑर्बिटलों का आपस में जुड़ करके नए ऑर्बिटल का फॉर्म हो जाना की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलोगे? हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे। क्या बोलोगे? हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे। मेरी बातें क्लियर है? तो मैंने क्या कहा? जब s का एक ऑर्बिटल p के 1 ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा? sp। जब s का एक p का 2 से करेगा तो sp2। जब s का एक p का 3 तो sp3। जब s का एक p का 3 और d का 1 तो sp3d। जब s का 1 p का 3 और d का कह सकते हो 2 करेगा तो sp3d2 हो जाएगा। मेरी बातें क्लियर है यहां तक सर? हाँ, 100% क्लियर है। और मैंने फिर एक पॉइंट आपको क्या बताया? हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू नॉर्मल ऑर्बिटल। क्या होंगे? नॉर्मल ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल। यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर है? हाँ सर, 100% क्लियर है। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, 100% क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। कितने क्वेश्चन का आंसर आपको मिला? सबसे पहले एटम हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट क्यों करता है? तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब एटम, अनस्टेबल एटम किन्हीं दो एटमों से आपस में ओवरलैप करेगा, मिक्स होगा, तो लगभग समान एनर्जी का न्यू ऑर्बिटल बनेगा। और न्यू ऑर्बिटल को क्या बोलोगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलोगे। क्या बोलोगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलोगे। क्या बोलोगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलोगे। और इस फेनोमिना को क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल ऑर्बिटल। क्लियर? जब s का एक p का 1 तो sp, जब s का एक p का 2 तो sp2, जब s का एक p का 3 तो sp3। ठीक है ना? p का 3, हाँ sp3। इसी तरीके से d की ओवरलैपिंग हो सकती है। सही है? यहां तक आप लोगों ने चीजों को समझ लिया। अब बात आती है कि हाइब्रिडाइजेशन से यूज क्या है। तो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन का यूज करता हूं, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताता हूं, तो हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके, हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग अगर यूज करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस का यूज करेंगे, तो किसी भी मॉलिक्यूल या फिर आयंस की क्या बता सकते हैं? स्टेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बता सकते हैं? स्टेबिलिटी के बारे में जानकारी दे सकते हैं।
साथ ही साथ उसकी जियोमेट्री के बारे में भी जानकारियां हम यहाँ पे दे पाएंगे। ज्योमेट्री के साथ साथ हम वहां पे मॉलिक्यूल का शेप भी बता पाएंगे। इट मीन्स by using the hybridization phenomena we get the stability of molecules, ions and also we can discuss about their geometry and the shape। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को चेक करना, उसके शेप और ज्योमेट्री के बारे में अगर हमें जानकारियां चाहिए तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा। यहां तक आप लोग क्लियरली समझ पाए? जी हाँ सर, एकदम 100% समझ आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन को हम फाइंड कैसे करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने की फेनोमेना क्या है मेथड जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूं, हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गिवन मॉलिक्यूल और आयंस। ठीक है ना, या रेडिकल की बात करूं, कोई भी रेडिकल आपको गिवन होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने की मेथड के बारे में चर्चा करूं, कितने मेथड का यूज करके हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 3 मेथड्स आपको बताने वाले हैं जिसको यूज करके आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहला मेथड क्या कहता है, सबसे पहला मेथड है यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के पहला मेथड क्या है, पहला तरीका है किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने का कि उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड को क्या कर लो, काउंट कर लो, उसके बेस पे आप क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है मैथमेटिकल फार्मूला, मैं आपको बताऊंगा, मैथमेटिकल फार्मूला मैं आपको देने वाला हूं जिस फार्मूले का यूज करके भी आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है, कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को काउंट कर लो और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये जो हम आपको बता रहे हैं ये बेसिक 3 फार्मूले मैं आपको बताने वाला हूं, मतलब 3 मेथड है हमारे पास, जिन तीनों मेथड्स का यूज करके ये 3 फंडामेंटल मेथड है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के, जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड के बेस पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट किया जाता है। तो हेडिंग लगाएंगे मेथड टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। तो लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मेथड, वन इज द we can find out the hybridization of given molecule on the basis of the sigma bond as well as the mathematical formula apply करके, और साथ ही साथ हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को भी, मॉलिक्यूल के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को भी कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। इट इज क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल आगे बढ़ने वाला हूं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का हम यूज करके, सिग्मा बॉन्ड का यूज करके कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का क्या फाइंड आउट करना भाई, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला मेथड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। तो पहला मेथड लिखेंगे मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कितना बॉन्ड भाई, सिग्मा बॉन्ड। चलिए आज देखते हैं। तो पहला मेथड में क्या लिखने वाला हूं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है उन सिग्मा बॉन्ड का के बेस पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले समझ लेते हैं सिग्मा बॉन्ड होता क्या है। जनरली जो सिंगल बॉन्ड होता है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग में आप विशेष रूप से मैं डिस्कस करूंगा कि सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनेगा, जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड को आप क्या कंसीडर करके चलोगे, सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करोगे। वैसे अगर कोवैलेंट बॉन्ड के नेचर की बात करूं तो कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, और एक हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। इस डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम यहाँ पे बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं बॉन्ड की बात करता हूं तो बॉन्ड बेसिकली 2 तरीके का है, एक सिग्मा है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है एक और होता है डेल्टा बॉन्ड भी होता है, लेकिन हमें इन्हीं दोनों का बेसिक यूज है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड समझ लेते हैं, पाई बॉन्ड समझ लेते हैं। अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करता हूं तो इसमें केवल और केवल एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन डबल बॉन्ड के केस में हमारे पास, डबल बॉन्ड के केस में, डबल बॉन्ड अगर मेरे पास आता है तो डबल बॉन्ड के केस में
इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और साथ ही साथ एक क्या है, पाई बॉन्ड। आज का मेरा टॉपिक क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, और मेथड में चेक कर रहा हूं कि किस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें केवल सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू की पता होनी चाहिए। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर गिवन है या फिर कोई मॉलिक्यूल दिया गया, मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लूं और उसमें सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लूं तो हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर लूंगा। तो आज के सेशन में सिर्फ मैं इतने पे बात कर रहा हूं कि सिग्मा बॉन्ड क्या है। तो आप याद रखिए कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वही हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड की अगर बात करूं तो सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा होगा और सिग्मा बॉन्ड के साथ यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या होगा, 0 होगा। लेकिन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा के साथ क्या होगा, एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं तो यहाँ एक सिग्मा के साथ कितने पाई, 2 पाई होते हैं। मेरी बातें यहाँ तक क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात करूंगा सिग्मा और पाई और डेल्टा बॉन्डिंग के बारे में, लेकिन आज के सेशन में सिर्फ इतने से आप काम चलाइए। आने वाले सेशन में मैं उन सारी बातों पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड के बेस पे क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड, एक तरफ आप लोग लिखिएगा सिग्मा बॉन्ड नंबर, ठीक है, मैं जो टेबल बना रहा हूं इसी टेबल को याद रखना है, और दूसरे तरफ लिखिएगा सिग्मा बॉन्ड नंबर और दूसरे तरफ लिखिएगा मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन। अगर सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू 2 है, सिग्मा बॉन्ड कितना आता है 2, तो यहाँ पे ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 2। कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने होंगे, 2। एक तो s का ओवरलैप करेगा किसके साथ, एक p के साथ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp। यहाँ पे सिग्मा 2, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरलैपिंग में, 2, एक s का और एक p का। अगर सिग्मा की वैल्यू 3 है, सिग्मा की वैल्यू 3 है, तो सिग्मा की वैल्यू 3 है, जिसका मतलब कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 3। और सबसे पहले s का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, p के 2 ऑर्बिटल से, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp2। क्या बनेगा, sp2 बनेगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं कि सिग्मा बॉन्ड नंबर 4 हो जाए, तो s का तो एक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा होगा इस बार p के 3 ऑर्बिटल से, और हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, sp। मेरी बातें समझ पाए? जी हाँ सर, एकदम समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जितने ऑर्बिटल हैं उनकी हमें क्या कर देनी है, ओवरलैपिंग। अगर 2 है तो इसका मतलब s का 1 होगा और p का 1 होगा, दोनों कंबाइन होकर के sp। अगर 3 है तो s में तो ऑलवेज 1 होगा, लेकिन p का इस बार 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब अगर 4 है तो s का 1 और p का कितना, 2 कंबाइन होकर के क्या बनाएगा, सॉरी, s का 1 p का 3 कंबाइन होगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर? हाँ सर, यहाँ तक एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, 100% समझ आ गया है। आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स को लेकर के हम सिग्मा बॉन्ड के बेस पे क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के बेस पे हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, कि हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मेथड में हमने क्या बनाया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट किया, उसके बेस पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखा। तो लिख लेंगे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली सिग्मा बॉन्ड आर काउंटेबल, ओनली सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड, ठीक है ना। लिख लेंगे, जब पहला मेथड अप्लाई करेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे, इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड। कौन सा इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे, ठीक है ना। तो इससे इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे। और पाई इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास है, पाई बॉन्ड है या फिर पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इनको हमें हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो पाई बॉन्ड हो या पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर हाइब्रिडाइजेशन, अगर सिग्मा 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 3 है तो s का 1 p का 2 के साथ ओवरलैप करेगा sp2, अगर 4 है तो s का 1 p का 3 के साथ ओवरलैप करेगा और क्या बनेगा, sp3 बनेगा। दैट्स क्लियर? हाँ सर, एकदम 100% क्लियर। आगे बढ़िए। अब मैं क्वेश्चन करके इस पे आपको दिखाता हूं कि मॉलिक्यूल का, अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल दिया गया तो उसका हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बेस पे। आइए समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक मॉलिक्यूल दिया गया है, मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, और मुझसे कहा गया सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ।
तो अगर कार्बन का मुझे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन, जिस कार्बन को मैं रेड के द्वारा मार्क कर रहा हूं, इन सब का हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो जब हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने की बात आई तो मैं हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने चला। अब जब मैं हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने चला तो क्या देखा, जरा दो गौर से देखो, हमें क्या करना था, सिग्मा काउंट करना था। मैंने कहा था सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड हमारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड हमारा जो होता है बेसिकली सिंगल बॉन्ड होता है। देखो इंक के साथ हो गया लफड़ा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है भाई, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये देखो एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब एक सिग्मा हमारा यहाँ पे है, ये बेचारा चलने के काबिल नहीं रहा, इसको हटा देते हैं, ठीक है, चलने के काबिल नहीं रहा। एक सिग्मा हमारा यहाँ पे है, एक सिग्मा यहाँ पे है। अब डबल बॉन्ड में मैंने कहा था एक सिग्मा के साथ क्या होता है, एक पाई। तो हमें क्या काउंट करना होता है, सिर्फ सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। अगर 3 सिग्मा है तो सिग्मा की वैल्यू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मेरे भाई, आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे एक सिग्मा डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, इधर भी एक सिग्मा के साथ क्या बनेगा, एक पाई। अगर इस कार्बन के पास मैं चेक करूं कितने सिग्मा बॉन्ड, तो आप कहोगे सर 2 है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से देख लो क्या है, sp2। अगर इस कार्बन को देखूं तो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, टोटल अगर सिग्मा काउंट करूं तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 3 सिग्मा है। अगर सिग्मा की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp। मेरी बात समझ पाए। तो एक मॉलिक्यूल के थ्रू हमने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड को काउंट किया और इस सिग्मा बॉन्ड के बेस पे मैंने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखा। और भी मैं दिखा रहा हूँ, दूसरे एग्जांपल्स को भी मैं समझा रहा हूँ कि दूसरे एग्जांपल के बेस पे हम कैसे इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको, सब नोट हो गया, अच्छी बात है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने की फेनोमेना क्या कहती है भाई, जरा समझिएगा, ठीक है। आइए दूसरा मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिया, मान लो मेरे पास है मेथेन। क्या है, मेथेन। देखो काफी सारे क्वेश्चन यहीं से कैलकुलेट हो जाएंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। CH4, ठीक है। तो CH4 में अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड देखोगे तो ये ऑलवेज क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा तो सेंट्रल एटम का आप क्या निकालोगे, सेंट्रल एटम का क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। तो एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ। टोटल सिग्मा की वैल्यू अगर देखूं तो सिग्मा बॉन्ड बना टोटल 4। अगर सिग्मा 4 तो इसका मतलब s का एक ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इसी क्रम में अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूं, दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है, XeO4। क्या है, XeO4 है। तो XeO4 को अगर मैं देखूं तो इसके लिए सबसे पहले मुझे स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। तो X जीनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको पता है जीनॉन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन में भाई, तो आपको पता है होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे परफेक्टली शेप बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन को काउंट कर रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन को काउंट करने के लिए हमें केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो मैं सिग्मा को काउंट करना शुरू करता हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, इसका मतलब यहाँ पे एक सिग्मा के साथ एक क्या है, पाई। एक सिग्मा के साथ यहाँ पे क्या होगा, एक पाई। एक सिग्मा के साथ यहाँ पे एक पाई और यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा। अगर अब टोटल सिग्मा को काउंट किया जाए तो सिग्मा मेरे पास कितना है, तो सिग्मा अगर काउंट करो तो एक सिग्मा यहाँ पे है, एक सिग्मा यहाँ पे है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है और एक सिग्मा यहाँ पे। टोटल सिग्मा की वैल्यू कितनी आई, 4। 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला ऑर्बिटल कौन पार्टिसिपेट करेगा, s, और p का कौन सा, 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, sp3। तो कितने ऑर्बिटल यहाँ पे बने, टोटल 4 ऑर्बिटल, जिसका मतलब सिग्मा की वैल्यू 4, मतलब 4 ऑर्बिटल कंसिस्ट होकर के sp3 ऑर्बिटल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। समझ आ गया मेरी बात, जी सर एकदम समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं इसका लेकर के सॉल्व करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल में मान लो मेरे पास दिया गया है C2H4। क्या दिया गया, C2H4। तो C2H4 को अगर मैं देखूं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे हमें पता करना है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना।
तो जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करोगे तो 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा के साथ 1 पाई यहाँ पे। तो इस कार्बन के सराउंडिंग में सिग्मा की वैल्यू अगर काउंट करूं तो 3 है, और इसके सराउंडिंग में अगर काउंट करोगे तो सिग्मा कितना है 3। तो इसका भी सिग्मा कितना आया 3 आया। अगर सिग्मा की वैल्यू 3 है तो आपको पता है s का एक ऑर्बिटल p के 2 ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। सिमिलर s का एक p का 2 sp2। दैट्स क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिंदास तरीके से मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब यहां तक तो आप बातों को पकड़ लिए होंगे, अब कुछ चीजों को और आगे लेकर के चलते हैं। अभी तक तो मैंने sp3 तक सिखाया, और आगे मैं चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास मॉलिक्यूल ऐसे आए जिसमें सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू 4 से ज्यादा आ जाए, किससे ज्यादा आ जाए, 4 से ज्यादा आ जाए, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करें? तो कुछ नहीं दिक्कत है। अगर सिग्मा की वैल्यू, अभी तक तो आप ये समझ गए हैं कि अगर सिग्मा की वैल्यू 2 तो इसका मतलब कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो सबसे पहले s का एक ऑर्बिटल यहाँ पे p के एक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp। अगर सिग्मा की वैल्यू 3 तो 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, s का एक p का 2, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर सिग्मा की वैल्यू 4 तो s का एक ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, sp3, हाइब्रिडाइजेशन। अगर सिग्मा की वैल्यू अगर 5 आए तो इसका मतलब s का एक ऑर्बिटल p में तो 3 ऑर्बिटल, अब d का ऑर्बिटल भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा मेरे भाई, sp3d। लेकिन अगर यहीं पे सिग्मा की वैल्यू 6 आ जाए तो s का एक ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल d के 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और sp3d2 फॉर्म करेंगे। सिग्मा की वैल्यू 7 है तो s का एक, p का 3 और d का कितना 3 ओवरलैप करना शुरू करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d। p का 2, d का 1, अभी यार sp3d 3 हो जाएगा, ठीक है ना। p3 d3, 3 3 6 और एक s का 7 हो गया। क्लियर है मेरी बातें? तो यहाँ पे सिग्मा काउंट करना है। जैसे एग्जांपल के बेस पे मान लो मेरे पास है IF7, एक मॉलिक्यूल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन से पूछा गया, तो सेंट्रल एटम में क्या रखोगे I, और आप देखोगे फ्लोरीन इसके क्या होगा, सराउंडिंग एटम में आ जाएगा। ये कितना, 1 2 3 4 5 6 और एक F आप यहाँ पे देखा। अब सभी के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो सिग्मा अगर काउंट करोगे तो एक सिग्मा यहाँ, 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 एक सिग्मा यहाँ। टोटल सिग्मा की अगर मैं बात करूं तो इसका टोटल सिग्मा बॉन्ड आ रहा है 7, इसका मतलब 7 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा होगा, s का 1, p का 3 और d का कितना 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, sp3। दैट्स क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास बेंजीन मॉलिक्यूल दिया गया, बेंजीन का तो आप लोग स्ट्रक्चर जानते हो, बेंजीन का क्या जानते हो स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे बनता है सर। हाँ सर ऐसे। अल्टरनेटिव पोजीशन पे क्या होता है, डबल बॉन्ड। मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ये एक यहाँ एक यहाँ। अब यहाँ पे किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब चेक करते हैं। मान लो मुझे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है अगर यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी को चेक करें तो कार्बन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ 3 ही कंप्लीट है, तो यहाँ एक क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। सबके साथ एक क्या लगा होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा होगा, वैलेंसी को कंप्लीट करने के। अब इस कार्बन का अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, तो चेक करना पड़ेगा कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो आप चेक करोगे तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा यहाँ पे। तो इस कार्बन के पास सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp2, क्योंकि s का एक, p का 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करके sp2 का क्या करेगा, फॉर्मेशन। सिमिलर इस कार्बन का चेक करोगे तो एक सिग्मा तो इधर मिलेगा, एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ पे। इसके पास भी कितने का सिग्मा बॉन्ड 3 और हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा। मेरी बात तो समझ पाए? इट मीन जो भी बेंजीन है उस बेंजीन में सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। क्लियर है मेरी बातें? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ जाइए। तो सिग्मा बॉन्ड के बेस पे इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ मॉलिक्यूल और लेकर के आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास मॉलिक्यूल दिया गया है BeCl2। क्या दिया गया, हमारे पास मॉलिक्यूल दिया गया BeCl2। क्या दिया गया मेरे भाई, BeCl2 मॉलिक्यूल दिया गया है, और BeCl2 मॉलिक्यूल के थ्रू हमें क्या करना है, BeCl2 मॉलिक्यूल को यूज करके BeCl2 का सिग्मा बॉन्ड के बेस पे क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो BeCl2 मॉलिक्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो BeCl इधर Cl,
ठीक है। अब सिग्मा काउंट करोगे, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो टोटल सिग्मा की वैल्यू 2। बोले तो कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, एस का एक, पी का 1 के साथ ओवरलैप करेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये तो भाई सिंपल सी बात हो गई सर कि इतना इजी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, अब मैं तो कैलकुलेट कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात आती है कि जो क्वेश्चन हमारे पास फ्रेम किए जाते हैं कंपटीशन में, वो इतने इजी नहीं होते। उसमें क्या दिया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज या फिर क्या दिया जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। जब पॉजिटिव या ऑड इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए समझते हैं। अगर मान लो कोई भी मॉलिक्यूल मेरे पास दिया गया, एक मॉलिक्यूल है मेरे पास जिसको मैंने कहा CH3 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं मेथिल कार्बोकेटायन, मेथिल कार्बोकेटायन के नाम से जाना जाता है। और कोई पूछे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्वेश्चन मेरी समझ पाए आप लोग। हमसे कहा गया इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, याद रखना कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पॉजिटिव चार्ज को काउंट करने की जरूरत नहीं होती, कभी हाइब्रिडाइजेशन में पॉजिटिव चार्ज काउंट नहीं करना। नोट लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, इन हाइब्रिडाइजेशन केटायन चार्ज, बोले तो धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, केटायन चार्ज नॉट काउंटेबल, केटायन चार्ज को काउंट करने की कोई जरूरत नहीं, केटायन को हमें काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप कैलकुलेट कर लो। अब कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड और एक पॉजिटिव चार्ज, आपको पॉजिटिव काउंट नहीं करना, जितने सिग्मा है उनको काउंट कर लो, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आई, 3। बोले तो ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, एस का एक ऑर्बिटल, पी के 2 ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए। इसका मतलब अगर किसी भी स्पीशीज में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें सोचना नहीं है, पॉजिटिव को हमें इग्नोर कर देना है। तो नोट कर लेंगे, इन केस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन देयर आर नो नीड टू काउंट द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द एनी एटम, किसी एटम पे प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज को काउंट करने की कोई जरूरत नहीं। नोट करिए इस पॉइंट को। फिर मैं आगे बात करता हूं कि अगर कहीं पे ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्या आ जाए, ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ऑड इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है कि नहीं। अगर यहीं पे कार्बोकेटायन ना होकर के ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाता, क्या आ जाता मेरे भाई, ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाता, ऑड इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए तो हम क्या उसको काउंट करेंगे। यहीं पे अगर मेरे पास होता, यही मॉलिक्यूल होता CH3, कार्बन पे लगा होता एक ऑड इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैं इसको काउंट करता, जी हाँ, ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जाएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना है, काउंट करना। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन। अब ऑड इलेक्ट्रॉन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, इसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन मेरे पास प्रेजेंट है, इसका मतलब मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। कितना, एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन का सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 4। ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर सिग्मा की वैल्यू 4, इसका मतलब एस का एक, पी का 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। मेरी बात तो समझ पाए। अगर चलिए मैं एक मॉलिक्यूल आपको देता हूं, उस मॉलिक्यूल का आप हाइब्रिडाइजेशन काउंट करके मुझे बताइए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन सर क्या होगा। मॉलिक्यूल क्या है, जरा आइए देखते हैं, जरा आइए देखते हैं कि मॉलिक्यूल हमारे पास दिया गया, उस मॉलिक्यूल का हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूल क्या है, जरा देखो, मॉलिक्यूल मेरे पास दिया गया है, मॉलिक्यूल है CH3, CH3 पॉजिटिव चार्ज, पहला क्वेश्चन। दूसरा है CH3 यहाँ पे ले लेगा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया गया है CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इन तीनों का हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे किस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का और इस कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि भाई सिग्मा काउंट कर लो, तो एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिग्मा हुआ 3, इसका मतलब एस का एक, पी का 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे। यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ऑड इलेक्ट्रॉन को भी सिग्मा काउंट करते हैं, तो सिग्मा की वैल्यू 4। एस का एक, पी के 3 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो sp3,
ठीक है ना, sp3। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो अगर आप स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे तो आपको हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो सिग्मा अगर काउंट करोगे तो यहाँ पे भी सिग्मा कितना है 3, 1 2 और 3, और सिग्मा 3, तो हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp। मेरी बातें क्लियर है? हाँ सर। तो इन सारे मेथड्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड आज के सेशन में मैंने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकल फार्मूला का यूज करके हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। हर एक मॉलिक्यूल पे अप्लाई करिए, बिंदास तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को सीखिए। थैंक यू।